एक ब्लैक कलर की महिला है और एक व्हाइट कलर का पुरुष है। इनके बीच में जब म्यूटेशंस होते हैं तो म्यूटेशंस के कारण से जो नेक्स्ट जनरेशन निकलती है वो ब्राउन कलर की निकलती है। 25 से ज्यादा इंद्रियों की डेवलपमेंट अगर आपकी बॉडी में हो चुकी है तो आप क्या कहलाओगे? आप शूद्र कहलाओगे। फॉरेन इन्वेडर ने किसी महिला के साथ में क्या कर दिया? संभोग कर लिया। तो उनके बीच में जो नए बच्चे निकलेंगे उनको मलिच्छ बोला गया। सुन रखा होगा कि अच्छा दलित कौन होते हैं, एससीज कौन होते हैं, हरिजन नाम किसने इंट्रोड्यूस किया। हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है कास्ट सिस्टम और दी वर्ण सिस्टम। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम जो है वो मोर और लेस सेम ही तरीके से आपके समक्ष में पेश किया जा रहा है। बट अगर अकेडमिकली हम देखें, थियोरेटिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स आए हैं, बहुत सारे अलग अलग सोशोलॉजिस्ट आए हैं। इन सब ने बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिया है इनकी ओरिजिन थ्योरी को लेकर, या फॉर एग्जांपल इनकी फंक्शनल थ्योरी को लेकर। ये काम क्या करते हैं, ये आज के डेट में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आप सबने हमेशा से सुन रखा होगा, ये चार नाम तो आपने हमेशा से सुन रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड ये लास्ट में आपने दलित का नाम भी बहुत जगह सुन रखा होगा। ये जो दलित वर्ड है ये बहुत मोरलेस आपने ये ब्रिटिशर्स का टाइमलाइन जब आया था तब आपने ये दलित शब्द सुन रखा होगा। ठीक है, जब हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होगे तो आपने सुन रखा होगा कि अच्छा दलित कौन होते हैं, एससीज कौन होते हैं, हरिजन नाम किसने इंट्रोड्यूस किया। ये सारे के सारे टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चार अलग अलग कैटेगरीज आप देख रहे हो, ये चार कैटेगरीज को हम बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम। वर्ण का नॉर्मल अगर आप इंग्लिश में सेंस, हिंदी में सेंस समझोगे तो इसको बोलते हैं कलर और रंग। तो अगर रंग के भेदभाव पे बेसिकली क्या कर दिया गया था कि समाज में एक हायरार्की स्टार्ट कर दी गई थी। तो अगर हम सबसे पहले थोड़ी सी ओरिजिन थ्योरी पे बात करें, तो अगर इंडिया की बात करें, दिस इज इंडिया, थोड़ा सा ऐसा मैप वैसा ही मैं बनाता हूं। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया से पहले, या फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले जो होमोज हुआ करते थे ये अफ्रीका नाम के रीजन पे एग्जिस्ट करते थे। और यहां से ये होमोज जो थे, ये एडवांस होमोज जो है, ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। और वो मूव करने के बाद सबसे पहली जो इनकी एक गढ़ बनती है जहां पे ये सारे लोग आकर सेटल्ड अप होते हैं। वो जो सेटल अप रीजन था दैट इज ईरान। आज के डेट में आपका ईरानियन रीजन, या फॉर एग्जांपल यहीं पे आप हिस्ट्री में देखते हो कि एक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ लोग जो है वो और आगे बढ़कर इंडिया में भी पहुंचते हैं, और इंडिया में एक अलग से प्रजाति आती है जिसको बोलते हैं द फर्स्ट इंडियंस। ये फर्स्ट इंडियंस जो थे ये अफ्रीका से आए थे, और नॉर्मली ऐसा बोला गया है कि कलर के भेदभाव से अगर हम देखें तो सन की रेज जो है वो धरती पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है, या फॉर एग्जाम्पल अलग तरीके से वहां पे वो पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है। इस बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में हमने क्या देखा कि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा धूप वाली रीजन पे रहोगे तो धूप से जो सन से जो यूवी रेज आती है, वो यूवी रेज जो है ना वो आपके शरीर को क्या करती है, वो कैंसर बनाने के मतलब एक कैंसर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। पर भगवान जी ने बहुत मस्त बनाया हमें। हमें क्या कर दिया उन लोगों ने कि हमारे बॉडी में एक मेलेनिन नाम की चीज इंट्रोड्यूस कर दी कि जिस जगह पे ज्यादा सन की रेज आएंगी और ज्यादा कैंसर बनाने की सुविधा अगर उसमें डेंजर साबित हो सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया कि हमारा शरीर खुद ब खुद मेलेनिन बनाता है ताकि सन की रेज को वो ऑब्जर्व कर सके और कैंसर बनाने वाली चीजों को क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके। पर इससे एक नुकसान हो गया कि जिस जगह पे ज्यादा सनरेज आते हैं वहां पे ज्यादा मेलेनिन निकलेगा, और ज्यादा मेलेनिन जो है वो ब्लैक कलर को क्या करता है, वो इवॉल्व करवाता है। तो देखिएगा जहां जहां पे भी डायरेक्टली अगर आप इंडिया की बात करें या फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में कहीं भी बात करें, तो जो आपको इक्वेटोरियल रीजन दिखेंगे जहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, उस डायरेक्ट सन रेज पे आपको ब्लैक कलर की पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। तो ये लोग अफ्रीका से आए थे तो थोड़े ब्लैक कलर के दिखते थे, और फर्स्ट इंडियंस जो इंडिया में पहुंचे ये थोड़े ब्लैक कलर की इनकी कलर नॉर्मली दिखा करती थी। ठीक है, अब कुछ लोग ऊपर भी माइग्रेट करके गए थे। अब ऊपर में नॉर्मली एक सेकंड वेव आती है जिसको बोलते हैं स्टेपी हर्डर्स की। अब ये स्टेपी हर्डर्स जो थे, यही स्टेपी हर्डर्स कुछ दिनों के बाद आप इनका नाम सुनोगे, आर्यंस नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं। तो ये स्टेपी हर्डर्स भी इंडिया में आते हैं, और इंडिया में ये पहुंचते हैं तो अब देखो ये ऊपर वाले रीजन से आए। ठीक है, ऊपर मतलब कि सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं, वहां पे सन की रेस स्लाइंटेड पड़ती है। स्लाइंटेड पड़ती है तो उनकी बॉडी में मेलेनिन बनाने की प्रक्रिया उतनी अच्छी नहीं है, दैट इज वाई थोड़े गोरे चमड़ी के होते हैं वो। तो गोरी चमड़ी वाले इंडिया पहुंचते हैं, और इंडिया पहुंचने के बाद में क्या होता है कि एक फर्स्ट इंडियंस के साथ ये गोरी चमड़ी वाले क्या करते हैं, आपस में म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट करने के बाद देखो कलर डिवीजन होगा। एक ब्लैक कलर की महिला है और एक व्हाइट कलर का पुरुष है। इनके बीच में जब म्यूटेशंस होते हैं तो म्यूटेशंस के कारण से जो नेक्स्ट जनरेशन निकलती है वो ब्राउन कलर की निकलती है। तो अब यहां से देखिए तीन चीज हमें समझ में आई। एक हो गए आर्यंस। आर्यंस ने अपने आप को बोल रखा है कि मैं गोरी चमड़ी वाला हूं, मैं बाहर से आया।
और एक हो गया शूद्रास, जो जिनको इन्होंने बताया कि ये ब्लैक कलर से हैं, जो फर्स्ट इंडियंस है, जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब इन दोनों के म्यूटेशन से जो नई प्रजाति निकल के आई वो थोड़ी ब्राउन कलर की थी और इनको इन्होंने नाम दे दिया वैश्य। दिस इज रेशियल ओरिजिन थ्योरी। ये तो एक थ्योरी आ गई, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से हम वर्ण सिस्टम को बताने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा सिस्टम आता है। दूसरा सिस्टम ये कहता है कि नहीं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हर इंसान को बांट दिया गया था। कि जब आप ऋग्वेद देखोगे तो ऋग्वेद में एक आपको देखोगे 10th मंडल। 10th मंडल में एक सूक्त है जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में एक चीज मेंशन है कि देयर इज अ ब्रह्म, एक ब्रह्म है जो एग्जिस्ट कर रहे थे, और ब्रह्म की पूरी शरीर जो है वो क्या कर रही है, किसी न किसी पार्ट्स को जनरेट करवा रही है। जैसे उसका जो सर है, ऊपर वाला पोर्शन है जो बुद्धि जनरेट करता है, ये बुद्धि जनरेट करने वाली चीज जो है वो ब्राह्मण कहलाई। उसके शोल्डर्स जो है वो क्षत्रिय कहलाए, उसके थाइज जो है वो क्या कहलाई, वो वैश्यास कहलाए, और उसकी जो फीट है वो क्या कहलाई कि वो वैश्य कहलाई, वो शूद्र कहलाई, सॉरी, ठीक है। अब दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बताया गया था। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि का यूज कर समाज में कुछ बुद्धिमती चीज को एक्सपैंड कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई इंसान अपने शोल्डर्स का यूज कर प्रोटेक्ट कर रहा है समाज को तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। कोई इंसान मोबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है समाज में, कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह से गुड्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो वो वैश्य कहलाएगा। और अगर ये सारे लोगों को क्या कर रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कौन करता है, हमारा फीट करता है, एंड दैट इज व्हाई जो फीट, एक तरीके से फीट को क्या बताया गया, शूद्रास। दैट मींस कि वो हेल्पफुल नेचर के रहेंगे, वो बाकी सारे के सारे वर्ण को हेल्प करेंगे उनके कामों में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ब्राह्मण है और जैसे हालिया ब्राह्मण नाम की एक कास्ट पाई जाती है, एक जाति पाई जाती है जो एग्रीकल्चर करती है, तो हालिया ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण, वो एग्रीकल्चर तो करेगा पर उसके खेतों में जो काम उसको मदद किया जाएगा एग्रीकल्चर लेबरर्स के द्वारा, वो कौन होगा, वो शूद्र होगा। ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी हो गई। तो ऐसे दो थ्योरीज आ गए, दोनों थ्योरीज में मैं नाम बता देता हूं। जो रेशियल थ्योरी की हमने बात कर रखी थी, ये हर्बर्ट रिजलिन ने दी थी, और ये जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, ये जे नेस्फील्ड नाम के एक बंदे ने दे रखी थी, ठीक है। इन दोनों के अलावा और भी एक ओरिजिन है। एक ओरिजिन हमने लास्ट वीडियो पे बात कर रखी थी सांख्य फिलॉसफी की। तो सांख्य फिलॉसफी बेसिकली ये बताता था कि जैसे ही इंसान जो है वो पुरुष और प्रकृति में एक दूसरे से मर्ज करता है, तो सबसे पहले इंसान को क्या मिलता है, बुद्धि मिलती है। दैट मीन्स कि हर इंसान सबसे पहले बुद्धि लेकर ही पैदा हुआ था। दैट मीन्स कि हर इंसान बुद्धिहीन, हर इंसान ब्राह्मण था, हर इंसान ब्राह्मण था। कोई इंसान दूसरा क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप समाज में नहीं देखोगे। पर धीरे धीरे जैसे ही बुद्धि मिली इंसान को, तो अगला प्रोसेस आप याद करिए, हमने लास्ट वीडियो में बात कर रखी थी कि लास्ट प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस होती है अहंकार। तो जिस इंसान के पास बुद्धि के साथ अहंकार आ जाता है, वो क्या होता है, उसमें एक नई प्रजाति का जन्म होता है जिसको बोलते हैं क्षत्रिय। अब इसके बाद जैसे जैसे आपको इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ और इंद्रियां मिल गई, तो आप क्या कहलाओगे, वैश्य कहलाओगे। और फिर बहुत सारे के सारे 25 से ज्यादा इंद्रियों की डेवलपमेंट अगर आपकी बॉडी में हो चुकी है, तो आप क्या कहलाओगे, आप शूद्र कहलाओगे। दैट मीन्स कि वैसा बंदा शूद्र कहलाएगा जिसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, जो प्लेजर की तरफ भागता है, जो मांस मदिरा तामसिक भोजन करता है, तामसिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उनको क्या बोला जाएगा, शूद्र कहा जाएगा। दैट मीन्स कि आज तक हम यही जानते थे कि जो ये 4 डिवीजन है, ये कास्ट बनाने के क्रम में आगे चल के आपको कास्ट बना देंगे, पर ये कास्ट नहीं बना रहे थे। ये एक इंसान की प्रवृत्ति दर्शा रहे थे कि एक इंसान समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, और समाज उस इंसान को किस तरीके से आपको कैटेगराइज करके आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और नया नेक्स्ट एक पंचवर्ण नाम की चीज आपको इवॉल्व करती है, जिसको बोलते हैं दलित और अनटचेबल्स। अब ये कहां से आ गए? अब नॉर्मली क्या हुआ कि जे नीसफील्ड की थ्योरी को अगर हम देखेंगे, जो कि बेसिकली क्या करती है, ऑक्यूपेशन की बात करती है, कि हर इंसान को ऑक्यूपेशन बांट दिया गया कि देखो यार, जो एक सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेद पढ़ोगे ना, तो वेद इज व्हाट, वेद इज जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के डेट में समाज को कैसे चलाना है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वैसे ही उस टाइम पे समाज को कैसे जीना था, कैसे रहना था, क्या खाना था, क्या पीना था, वो आपको ऋग्वेद बताता था। तो ऋग्वेद में बेसिकली ऐसा हुआ कि हर इंसान को बताया गया कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से आप फंक्शन करोगे। तो एक दो दो सिस्टम इमर्ज करते हैं, एक को दोनों सिस्टम को मर्ज किया जाए तो वर्ण आश्रम सिस्टम बोलते हैं। एक होता है वर्ण सिस्टम, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरा होता है आश्रम सिस्टम। ये दोनों सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक व्यक्तिगत सिस्टम हुआ, जैसे जो आश्रम सिस्टम है वो व्यक्तिगत सिस्टम है कि आप अपने लिए क्या करते हो। तो 4 इसमें भी क्या आ जाएंगे, स्टेजेस आ जाएंगे। सबसे पहले कि जब इंसान क्या करता है, एजुकेशन लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य वाला जो सिचुएशन रहता है, जो ब्रह्मचर्य वाला जो टाइमलाइन रहता है, उस टाइमलाइन में वो क्या करता है, एजुकेट कर रहा है अपने आप को।
अगला जो फेज है जिसको बोलते हैं गृहस्थ फेज, गृहस्थ फेज में वो क्या कर रहा है, अपना अपना वंश बढ़ा रहा है, अपने आसपास में लोग समाज बना रहा है। उसका अगला फेज जो हो जाता है उसको बोलते हैं आपको कि वो वानप्रस्थ हो गया है, वो सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर वो जंगल में निकल गया है, सारे मोह माया, सारे बिलोंगिंग, सारे अटैचमेंट्स को छोड़ के वो कहां निकल चुका है, वो जंगल की तरफ निकल चुका है। ठीक है। और एकदम लास्ट फेज जिसको बोलते हैं सन्यासी जीवन, कि उसने संघ भी छोड़ दिया, ग्रुप भी छोड़ दिया और अकेला बस मुक्ति की ओर निकल गया, कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए उसको जिंदगी से और वो इस जिंदगी से सर्वोपरि वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये आश्रम सिस्टम है। और दूसरा जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं आप समाज के लिए क्या करते हो, दैट इज वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम में आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आप अगर ब्राह्मण हो, आप समाज को बुद्धि दे रहे हो, समाज की बुद्धि बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, ब्राह्मण कहलाओगे। समाज को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। समाज को समाज में क्या करते हो, मोबिलिटीज ला रहे हो, समाज में एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें पहुंचा रहे हो तो आप वैश्य कहलाओगे। और समाज को बाकी बेसिक सुविधाएं अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, शूद्र कहलाओगे। ये वर्ण आश्रम सिस्टम जो था ये बेसिकली ऋग्वेद को पूरी तरीके से उस समय के समाज को जो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन थी उसको ये संभाल के रखता था। अब ये जो शूद्र है, इस शूद्र में ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ काम दिया आपको, अब शूद्र है दैट मींस कि बाकी सारा का सारा जो काम है वो उनको करना है, जो बचे खुचे काम है वो सारे उनको करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्राह्मण को कभी टाइम नहीं मिलता होगा बाल कटवाने का, तो वो तो पूजा पाठ वेद शास्त्र में लिप्त है, तो वो बाल नहीं कटवा पाएगा, तो उसने बोल दिया कि किसी शूद्र को कि आप मेरे बाल काट दो, तो वो बाल काट देगा उसका। तो देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी एससी जो शूद्र में निकल के आ गई, बार्बर। ठीक है, नाई, ठाकुर जिनको बोलते हैं। फिर किसी फॉर एग्जाम्पल कोई राजपूत है, वो राजपूत जो है वो अपने जूते कैसे बनाएगा, वो तो देश की रक्षा करने में लगा हुआ है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल उनको बोल दिया गया कि आप एक काम करो, आप मेरे जूते बना दो, तो उनका एक अलग ऑक्यूपेशन ग्रुप हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही जो हथियार होते हैं, अस्त्र होते हैं, ये अस्त्र कौन बनाएगा, तो अस्त्र के लिए हमने लोहार कम्युनिटीज का इन्वेंशन करवा दिया। तो धीरे धीरे कास्ट जो थी अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से सेगमेंट में बढ़ती चली गई। अभी तक हायरार्की नहीं आई है। आप देखो अलग अलग ग्रुप्स है, जैसे हर घर होते हैं ना, कि हर घर के कुछ उसूल होते हैं, माता पिता जैसे आपको बताते हैं वैसे ही आपको जीना रहना खाना पीना पड़ता है। वैसे ही अलग अलग तरीके से हर कास्ट, तेली कास्ट, ठाकुर कास्ट, ठीक है, लोहार कास्ट, ये सारे कास्ट अपने आप को सेगमेंट्स में डिवाइड करके अपने रूल्स रेगुलेशन के साथ बैठे हुए थे। इसके बाद कुछ ऐसे मीनियल काम थे जो मीनियल काम करने तो आवश्यक थे, पर धीरे धीरे वो मीनियल काम जो थे ना वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से ग्रस्त करने लगे। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस लाश को फॉर एग्जांपल उनके क्रिमेशंस कौन करेंगे, तो एक शूद्र ही करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई जूता बना रहा है तो जूता बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जानवरों की स्किन निकालनी है और स्किन निकालने के बाद आपको उससे जूता बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको रोड की साफ सफाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको नाली वगैरह साफ करनी है, मैनुअल एक्सपेंजेंस करनी है। तो ये सारी की सारी चीजों में क्या होता है कि एक ऐसा कम्युनिटी आएगा जो दिन भर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वाले सेक्शन पे बैठा रहेगा, वो पॉल्यूटेड रहेगा, वो दिन भर ऐसे काम कर रहा है जिससे आम इंसान जो है उससे थोड़ी दूरी बनाएगा। यार तुम गंदे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे काम करते हो, ऐसे कर्म है तुम्हारे जिस कर्म के कारण से तुमसे तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, एंड इसके कारण से एक नई चीज का डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं अनटचेबल्स और दलित। थोड़ा और इसमें टेक्निकल वर्ड अगर मैं यूज करूं तो शूद्र में दो तरीके के शूद्र होते हैं, एक बोलते हैं अनिर्विष्टा और दूसरे होते हैं निर्विष्टा। अनिर्विष्टा वैसे शूद्र हैं जो कि वैसे कर्म कर रहे हैं जो कि अपर कास्ट जिनको छू सकते हैं। जैसे अगर कोई नाई है वो ब्राह्मण के बाल काट रहा है तो उसको छू पा रहा है, अगर कोई वॉशरमैन है, कोई धोबी है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय के कपड़े धुल रहा है, तो दैट मींस उनको छू सकता है। और एक दूसरे कैटेगरी ऑफ शूद्र होते हैं जिनको बोलते हैं निर्विष्ट। निर्विष्ट वैसे शूद्र होंगे जो ऐसे मीनियल काम करते हैं जिनसे पॉल्यूशन जनरेट होता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य ने उनके साथ में क्या कर दिया कि अनटचेबिलिटीज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और उनको अपने ही वर्ण सिस्टम में क्या कर दिया, अलग बना दिया। एक तो दलित ऐसे बन गए ऑक्यूपेशन बेस से। दूसरी थ्योरी क्या बात करती है, दूसरी थ्योरी ये बात करती है कि फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे सिस्टम में हर इंसान ने अपने कुछ कर्म, अपने ऑक्यूपेशंस को कंजर्व करा के रखा था। कि एक लोहार इतनी अच्छी तरीके से हथियार बनाता था कि वो चाहता था कि ये हथियार बनाने की टेक्निक किसी दूसरे को ना पता चले, तो वो अपने आप को सेगमेंटेड कास्ट डिवीजन में बनाकर उसने रख रखा था। अब मान के चलिए कि समाज में कोई ऐसा इंसान आता है जो इस सेगमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो समाज उसको बॉयकॉट करेगा, समाज उसको पनिश करेगा कि नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हायर वर्ण का बंदा कोई लोअर वर्ण की जो लोअर वर्ण में कोई लड़की है उसके साथ में क्या करता है, शादी कर रचा लेता है, तो समाज उनको पनिश कैसे करता था, समाज उनको बोलता था कि तुमसे जो अगली जनरेशन निकलेगी उस जनरेशन को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है, और उनको हम एक नया टर्म देंगे जिसको बोलते हैं चंडाल। तो वो चंडाल कहलाए, तो वो भी अनटचेबल्स में आ गए। एक तो ऑक्यूपेशन बेस्ड अनटचेबिलिटीज थी ही, दूसरी क्या हो गई कि एक म्यूटेशन बेस्ड, अगली जनरेशन बेस्ड भी, अगर आपने अनुलोम या प्रतिलोम में विवाह कर दिया तो समाज आपको पनिश करेगा और आपके ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चे निकलेंगे उनको क्या बोलेगा, दलित में कंसिडर करेगा।
इसके अलावा फॉरेन इन्वेजन्स आने लग गए। तो फॉरेन इन्वेजन्स जब आ रहे थे तब भी क्या हो गया कि कोई कोई फॉरेन इन्वेजन्स ने, फॉरेन इन्वेडर ने किसी महिला के साथ में क्या कर दिया, संभोग कर लिया। तो उनके बीच में जो नए बच्चे निकलेंगे उनको मलेच्छ बोला गया। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपने कहां सुन रखा है, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो दलित्स के लिए यूज होते हैं। दैट इज वाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समाज जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बनी हुई थी, वो धीरे धीरे आपस में ही एक नई पंचवर्ण का जनरेशन करती है, पंचवर्ण को जनरेट करती है, और वो कहलाती है दलित्स। इसी दलित, इन्हीं दलितों, एंड फॉर एग्जांपल इन्हीं को गांधी जी ने नाम यूज किया इनके लिए हरिजन, और इन सब की इमेंसिफिकेशन के लिए, इन सबको अपलिफ्ट कराने के लिए हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही घोर तपस्या की, बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, और फाइनली आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखोगे कि उनको अनटचेबिलिटीज के लिए प्रोहिबिशन का एक एक अलग से लॉ मिलता है, या उनको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिलते हैं। एंड दैट इज वाई किसी तरह कोशिश की जा रही है कि ये थोड़े से अपलिफ्ट हो जाए। ये जो वीडियो थी, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको वर्ण सिस्टम के बारे में बता रही थी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कास्ट सिस्टम की हायरार्की, इसकी वर्ण कास्ट में कैसे कन्वर्ट कर गए, ये इसकी बातें हम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।